नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल वैकेंसी लवर में। तो दोस्तों, आपका ये असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। ऑलरेडी मैंने 2 सेट करा दिए हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। उसके बाद इस पर मूव करना, क्योंकि दोस्तों आपने भर्ती बोर्ड ने जो आपका सिलेबस दे रखा है साइंस का, तो दोस्तों बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग ही ये साइंस का प्रैक्टिस सेट डिज़ाइन किया गया है, जिससे कि आपको कोई भी चीज़ें इनरिलेवेंट नहीं पढ़नी है। यानी कि जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगी उन्हीं को क्वेश्चन के फॉर्म में कराता हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में। सेट है जो कि ये आपका सेट नंबर 3 है, जो कि असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के लिए है। ठीक है दोस्तों, हेड रेडियो ऑपरेटर के लिए मैंने ऑलरेडी 10 सेट करा दिए हैं और दोस्तों आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों वर्क्स ऑफ स्टाफ के लिए भी आगे करेंगे। तो दोस्तों अभी ये आपका असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के लिए है। दोस्तों ये जो सेट रहते हैं हमारे दोस्तों, बिल्कुल आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हमारा डेली सामान्य हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको रेडियो ऑपरेटर से संबंधित हर एक अपडेट मिलती है। एंड आपको प्रैक्टिस सेट में भी मैं आपको डेली का डेली करा रहा हूँ, जिससे कि आपकी तैयारी भी और भी बूस्टअप होगी और आप अच्छे और भी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी परीक्षा में अंक ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको सबसे पहले एक सिलेबस दिखा देते हैं, जो कि असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के लिए साइंस का सिलेबस है, जिसमें कि आपके टोटल 14 चैप्टर आने वाले हैं। यानी कि आपका भौतिक जगत तथा मापन से लेकर के आपका ऑप्टिक्स तक टोटल 14 चैप्टर बनते हैं। और दोस्तों इन्हीं से आपको परीक्षा में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इन्हीं से टोटल 14 क्वेश्चन में से ही मैं इस प्रैक्टिस सेट में भी ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपको इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट को, जिसमें कि पहला आपका क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आपको मिलान करना है। यानी कि यहाँ पर आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगें दी गई हैं और यहाँ पर उनके यूज दिए गए हैं, यानी कि किस तरंग का कहाँ पर यूज किया जाता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि आपकी जो रेडियो तरंगें होती हैं ना, यानी कि रेडियो तरंगों को यूज करते हैं सेलुलर फ़ोन में, कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज करते हैं। एंड जो आपकी माइक्रोवेव होती हैं, सूक्ष्म तरंगें, तो सूक्ष्म तरंगों का रेडियो उसमें रडार में यूज होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग में। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों हालांकि आपको हमको चारों ऑप्शन पता हैं, लेकिन दोस्तों आप थोड़ा अप्रोच सीखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इसमें मैं मुझे अगर मान लीजिए कि यही दो मुझे ऑप्शन पता होते तो मैं किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करता। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए कि P3 पर आ रहा है, यानी कि P का मिलान 3 से होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर ऑप्शन में देखिए कि P3 पर कहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों एक तो C में दिया गया है एंड एक D में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम Q को चेक करेंगे। Q आपका दिया गया है 2 पर, यानी कि Q जो है 2 पर होना चाहिए। तो दोस्तों जो सूक्ष्म तरंगें होंगी वो दोस्तों Q 2 पर इसमें तो नहीं आ रहा है, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको परीक्षा में क्वेश्चन सोल्व करना है, जिससे कि आपको बहुत सारा टाइम बच जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। तो दोस्तों जो आपकी प्रणालिका होती है, तो यानी कि प्रणालिका के अंदर विद्युत जो बल रेखाएँ होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएँ, वो समांतर रहती हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों समांतर रहने का मतलब ये है कि हर जगह पर चुंबकीय क्षेत्र समान रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा। चलते 43 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? व्युत्पन्न मात्रक का मतलब क्या है कि दोस्तों व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, यानी कि मूल मात्रक होना चाहिए। तो दोस्तों आपका जो मूल मात्रक आपका विद्युत धारा है, दोस्तों एक विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा होती है आपकी मूल राशि, एंड विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाता है आपका एम्पियर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जो कि आपका मूल मात्रक है एम्पियर। और बाकी सारे के सारे व्युत्पन्न मात्रक हैं। व्युत्पन्न मात्रक कौन से मात्रक होते हैं? जो मूल मात्रकों की सहायता से बनते हैं, वो आपके व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। 1 मीटर तुल्य है। तो दोस्तों 1 मीटर में आपके 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्राम होते हैं। ये चीज़ आपको पता होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है? तो दोस्तों गति का प्रथम समीकरण जो होता है वो आपके वेग समय संबंध को दर्शाता है। तो इसमें आप गति का प्रथम समीकरण देख लीजिए कौन सा है। दोस्तों ये तो आपका गलत ही है पूरा, क्योंकि ये कोई समीकरण ही नहीं है गति का। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा, B = U+AT। चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। विद्युत चुंबक काम में ली जाती है। तो दोस्तों आपकी जो विद्युत चुंबक होती है, तो जो आपके जनरेटर होते हैं या फिर मोटर,
बिजली की घंटी हो गई, पंखा हो गए, रेडियो वगैरह जो भी आपके इक्विपमेंट्स हो गए जिसमें कि आपका ज़्यादातर मोटर का यूज किया जा रहा हो, तो वहाँ पर विद्युत चुंबक ही होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका पंखा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। संचार प्रणाली में व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाले अभिग्राही वास्तुकला को उपयोग करने वाला अभिग्राही है। तो दोस्तों इसमें आपकी प्योर हिंदी दी गई है, जो कि समझना थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रही होगी इसको समझने में। तो दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा आपको इंग्लिश में बता देता हूँ। यानी कि जो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम में जो जनरली कौन सा एंटीना यूज किया जाता है, ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन बन के, मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम में जनरली कौन सा ज़्यादातर आपका एंटीना यूज किया जाता है। तो दोस्तों आपका जो एंटीना यूज होता है वो आपका हेटेरोडाइन एंटीना ज़्यादातर यूज किया जाता है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। और दोस्तों इससे हेटेरोडाइन एंटीना के अगर आपको इससे लाभ पूछ लिए जाएँ तो दोस्तों यह जो होता है मतलब बेटर संवेदनशीलता होती है इसकी, यानी कि सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा होती है इसकी हेटेरोडाइन एंटीना की, एंड जो आपकी फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी भी होती है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो मोस्टली दो ही आपकी इसमें क्वालिटी पूछी जाती हैं कि हेटेरोडाइन एंटीना की कौन कौन सी, तो कोई दो मतलब दो लाभ बताइए इनके। तो दोस्तों सबसे पहला तो होता है इसका मतलब बेटर सेंसिटिविटी होती है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी इसी की होती है हेटेरोडाइन एंटीना की, एंड जो आपकी फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा इसी की होती है। तो दोस्तों ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा संचरण मीडिया सर्वोच्च डाटा दर का डाटा दर का समर्थन करता है, यानी कि कौन सा कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें कि आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रेट आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रेट अभी तक आपको देखने को मिला होगा ऑप्टिकल फाइबर में, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ब्रॉड कम्युनिकेशन होता है और इसमें आपकी डाटा रेट सबसे ज़्यादा होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डायोड को एक खाली स्थान के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों डायोड तो आपको पता ही होगा रेक्टिफायर में यूज होता है, AC टू DC इससे कन्वर्ट करते हैं, AC टू DC। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। अब चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। AC और DC किसके रूप होते हैं? तो दोस्तों अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट आपके वोल्टेज के प्रवाह के रूप होते हैं, यानी कि फ्लो ऑफ वोल्टेज। अब चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है? तो दोस्तों आपका जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता है वो चीज़ आपको पता होगी कि किसी चालक में किसी परिवर्ती जो आपका वेरिएबल चुम्बकीय क्षेत्र होगा उसमें चालक के सिरों के बीच जो आपका EMF लगता है, यानी कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें धारा का उत्पादन जो होता है मतलब जहाँ से आपकी करंट जनरेट होती है वो दोस्तों कॉइल और चुम्बकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण होती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण जो विद्युत धारा का उत्पादन होता है इसमें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों आपका जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो आपका पूर्णांतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव, दोस्तों मान लीजिए कोई एक ये नाव आपकी हो गई और दोस्तों ये यहाँ पर पानी भरा हुआ है और ये यहाँ पर व्यक्ति यहाँ पर जाना चाह रहा है, ये यहाँ पर स्थल है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जब कोई भी ये आदमी है इधर जाएगा तो इसको थोड़ी मतलब जो पैर होंगे उसको, तो दोस्तों अगर आदमी इधर बढ़ना चाह रहा है तो इसका मतलब है कि पैर उस पर थोड़ा प्रतिक्रिया बल लगाएंगे, यानी कि नाव को पीछे को धकेलेंगे। तो दोस्तों नाव तट से दूर चली जाएगी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? तो दोस्तों इसमें आपको कार्य किसमें शून्य होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। तो दोस्तों कोई व्यक्ति अगर खड़ा है भार को लेकर के तो दोस्तों यानी कि उसका विस्थापन 0 हो गया। तो आपको पता होगा कि F बराबर यानी कि W = F/d होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर थोड़ा मिटा देते हैं इसको। आपका W = होता है F/d,
तो दोस्तों यानी कि कुछ ना कुछ फोर्स तो वो लगा रहा है वस्तु पर, यानी कि कुछ ना कुछ बल बल से तो उसको वस्तु को ऊपर रखे होगा, लेकिन दोस्तों विस्थापन उसका जीरो है, यानी कि डी यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो विस्थापन जीरो का मतलब है कि कार्य भी आपका जीरो हो जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों इसमें अगर कोई भी व्यक्ति अपने सर पर वजन लेकर के खड़ा है तो दोस्तों वहाँ पर आपका कार्य शून्य माना जाता है, जब तक कि वो चल नहीं रहा। अगर दोस्तों वो कहीं ना कहीं अगर चल रहा है तो वहाँ पर आपका कार्य पॉजिटिव हो जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की सतह पर एक पिंड का भार 90 किलोग्राम WT यदि मंगल ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/9 गुणा है और इसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से आधी है, तो उस पिंड का भार मंगल ग्रह पर क्या होगा। यानी कि आपको इसमें कंपैरिजन करना है। मतलब इस क्वेश्चन को ज़्यादा बहुत सा सिंपल है, आपको ज़्यादा मतलब हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको देखने में थोड़ी सी लैंग्वेज ज़्यादा लग रही होगी। तो दोस्तों इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों इसमें दिया गया कि पृथ्वी की सतह पर पिंड का भार जो दिया गया है वो आपका W = mg होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होगा। और mg की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर 90 किलोग्राम दी गई है। ठीक है दोस्तों, 90 किलोग्राम। और दोस्तों ये आपको एक फार्मूला पता होगा कि पृथ्वी की सतह पर g कितना होता है, यानी कि g = G RE का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पृथ्वी जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो दोस्तों जो आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक और जो पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया और अपान पृथ्वी की त्रिज्या हो गई उसके स्क्वायर के बटे के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, और मंगल पर अगर हम बात करें तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो G × 1/9 ME यानी कि पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/9 गुना है वहाँ पर। और दोस्तों जो आपकी त्रिज्या होगी ना वो दोस्तों RE/2 का स्क्वायर, यानी कि जो त्रिज्या थी उसकी आधी हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर आप जब आप वैल्यू पुट करेंगे, दोस्तों यहाँ पर वैल्यू किसकी पुट करनी है आपको, एक तो G की आप वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि 4/9 हो जाएगा। तो दोस्तों जो आपकी निकल के आएगी 4/9, अब इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। 4/9 इंटू जो आपका वेट कितना दिया गया था 90, 4/9 इंटू 90। तो दोस्तों 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 40 किलोग्राम वेट आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन करने के लिए बोला था। चलिए दोस्तों आपको थोड़ा रिपीट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें दोस्तों बोला गया था आपको W सबसे पहले दिया गया था W = mg = 90 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। और दोस्तों आपको पता होगा कि स्मॉल g = कैपिटल G ME/RE²। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको पता होगी। और दोस्तों जब जो क्वेश्चन में बोला गया है ना कि G इंटू जो आपका पृथ्वी का द्रव्यमान था वो 1/9 हो जाए, ठीक, एंड ME यहाँ पर बना रहेगा। दोस्तों जो त्रिज्या थी वो पृथ्वी की त्रिज्या की आधी हो जाए, तो दोस्तों ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो दोस्तों 4 ये आपका ऊपर चला जाएगा एंड 9 नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पास का गुणा और दूर दूर का गुणा से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों जो आपका G = आएगा ना वो आपका आएगा 4/9 इंटू G। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपका G से G कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपका निकल के आएगा जो आपका एक्चुअल द्रव्यमान जो होगा वो आपका 4/9 हो जाएगा, जो पहले था कितना 90। तो दोस्तों 9 से 9 कैंसिल, यानी कि 40 किलोग्राम आपका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो दोस्तों इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। दोस्तों इसमें कुछ भी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, बस थोड़ा सा पेन से अगर करते तो समय कम लगता। में खाली स्थान की गति से विद्युत धारा बनती है। तो दोस्तों आपको सिंपल सा पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन की गति की वजह से ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पर। खाली स्थान की एसआई इकाई जूल प्रति सेकेंड है। तो दोस्तों आपको पता होगी कि जो आपकी शक्ति की इकाई होती है जूल प्रति सेकेंड, यानी कि P = W/T होता है ना। तो दोस्तों W आपका होता है कार्य की इकाई होती है जूल और समय की होती है आपका सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड आपकी शक्ति की इकाई हो जाती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पर। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है, क्योंकि इसमें
तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें बंदूक से चली गोली में क्या होती है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि बंदूक से जो गोली चलती है उसमें आपकी गतिज ऊर्जा होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं इसमें 59 नंबर क्वेश्चन पर। 10 ओम प्रतिरोध पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर प्रयुक्त होता है तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। तो दोस्तों ये तो आपका ओम के नियम पर सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये आपको लगा देना है इसमें। यानी कि आपको पता होगा B = I/R होता है। दोस्तों इसमें आपको प्रवाहित होने वाली धारा पूछी गई है, यानी कि I की वैल्यू पूछी गई है, तो I = B/R हो जाएगा। दोस्तों 20 में कितना दिया गया 140 और R की वैल्यू दी गई 10, तो 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 14 एम्पीयर आपकी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी तार के व्यास को आधा कर दिया जाए तब तार में प्रवाहित धारा का मान हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी तार के व्यास को आधा किया जा रहा है यानी कि उसकी लंबाई में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन दो तरह से सोल्व होते हैं। सबसे पहले तो एक टाइप आपने इसमें देख ही लिया, यानी कि तार के व्यास को आधा किया जा रहा है, यानी कि तार को पिघलाया नहीं जा रहा है। दोस्तों दूसरा जो होता है उसमें तार को पिघलाते हैं। तार को पिघलाने का मतलब ये है कि व्यास को तो आधा कर दिया लेकिन उसकी लंबाई भी कुछ ना कुछ बढ़ेगी, क्योंकि दोस्तों जब पिघला के बनाएंगे तार ना, तो उसमें अगर उसका व्यास आधा करेंगे तो इसका मतलब लंबाई उसकी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इसमें अब लंबाई से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ व्यास को आधा किया जा रहा है। तो दोस्तों जब भी व्यास को आधा किया जाए तो दोस्तों उसमें प्रवाहित धारा का मान आपका 1/4 हो जाता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। दोस्तों इसमें जब आपका मतलब 1/3 किया जाए तो दोस्तों इसमें 3 का स्क्वायर हो जाता है, यानी कि 1/9 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे आपके टोटल 20 क्वेश्चन। इसमें से आपके कितने सही हुए कमेंट करके बता देना। और दोस्तों अगर आप हेड रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर या फिर वर्कशॉप स्टाफ की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल आपको हर सब्जेक्ट की आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। दोस्तों इंपॉर्टेंट जो भी नोट्स होते हैं वो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगी, तब तक के लिए धन्यवाद।